जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोल्जर जनरल ड्यूटी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इस तरह से कि सार्क के सदस्य कितने देश हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सार्क के कुल 8 सदस्य देश है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ईस्वी सन 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न में पूछा गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बाबेज ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह है कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन डैश डैश को जोड़ेगी। तो यह अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ेगी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है दिल्ली में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। तो दोस्तों यह जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नीति थी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। हमारे अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यह होता है 5 वर्षों का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। देखिए अपना अगला प्रश्न इस तरह से है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा जाए तो ऑप्शन हमारा सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। तो यह भी याद रखिए दोस्तों, यह भी पूछा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है दोस्तों। तो यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा इस तरह है कि कालाहरी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कालाहरी मरुस्थल हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह से कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हुए अगला प्रश्न में पूछा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। और सबसे बड़ा भी यही है दोस्तों। तो यह भी याद रखिए, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है लेनिन को। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों मोहन बागान यह फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेक्शन बी में हमसे सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इस तरह से है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों करंट का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं। तो दोस्तों स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह है कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डैश डैश गिरता है। तो दोस्तों रेलगाड़ी अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर गिरता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह से कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मोटर कार की हेडलाइट में कॉनकेव दर्पण यानी उत्तल दर्पण सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न इस तरह है कि मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों लीवर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगले प्रश्न इस तरह से है कि रेबीज किस के कारण होता है। तो रेबीज यह कुत्ते के काटने के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आर्मी के एग्ज़ाम में 50 से 60% दोस्तों पिछले साल के प्रश्न से ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए पिछले प्रश्न पत्र करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत डैश डैश है। तो दोस्तों ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत होता है सूर्य। और यह असीमित ऊर्जा देता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न इस तरह है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो दोस्तों जो सबसे रक्त ले सकता है उसे हम सर्वग्राही कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों थर्मामीटर में किया जाता है मर्क्यूरी यानी पारा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का डैश डैश है। तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा है दोस्तों। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों सोडियम का रासायनिक चिन्ह होता है दोस्तों Na। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि निम्न में से क्या हृदयघात का क्या कारण है। तो दोस्तों हृदयघात कोलेस्टेरॉल का
कोलेस्टेरॉल का मान बढ़ने से हृदयघात होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि भारत एवं या कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों यह होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। तो चलिए सेक्शन सी की ओर मुड़ते हैं। सेक्शन सी में हमसे पूछा है कि सेक्शन सी में गणित के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न इस तरह है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। यदि उसे 198 रुपये में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों आसान सा सवाल है। 200 तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100% है। तो 100% कितना होगा 200, और उसे 198 में बेच दिया जाए तो हमें निकालना है कि हानि कितनी होगी। तो दोस्तों इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें हानि पता चल जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से तो हमें करना है 100 गुना 198 बटे में 200। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए दोस्तों और बचे 2। तो 198 को 2 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 99। तो देखो दोस्तों हम इसे 100 से घटा देंगे तो हमारा आएगा 1%। तो दोस्तों 1% हमें लॉस हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि 249 स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमें इन्हें एक बार घटाना होगा और एक बार ऐड करना होगा दोस्तों। तो हमें 249 प्लस 248 तो यह होता है दोस्तों हमारा 477, और एक बार घटाने पर 249 में से 248 गए दोस्तों तो एक ही बचेगा। तो हमारा इसे गुना करने पर 477 ही आएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों जीडी में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र कवर कर लिए तो आपके 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही आते हैं दोस्तों। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमें अगले प्रश्न में पूछा है कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बताना है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमें यही दिया है दोस्तों। तो हमें इसका मान बताना है। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें एक्स का स्क्वायर करना होगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी यानी 2 गुना एक्स गुना 2 और 2 का स्क्वायर। तो हमारा यह निकल कर आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे अगले प्रश्न में यह पूछा है कि 1/2 1/3 और 1/4 का योग। तो यह भी बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। तो देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो हमें सिंपली इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम होता है दोस्तों 12। तो हमें ऐसी संख्या से इससे गुना करना है कि नीचे 12 आ जाए। और देखें तो हम यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो नीचे 12 आएगा। तो इसे 6 से गुना करना है दोस्तों। और यहाँ पर हम 4 से गुना करेंगे तो नीचे 12 आएगा। तो यहाँ 4 से गुना करें और यहाँ 3 से गुना करने पर नीचे 12 आएगा। तो हमारा आ जाएगा 6 प्लस 4 4 प्लस 3 3 और नीचे में हमारा बटे में 12। तो इनके एडिशन होती है दोस्तों 6 और 4 10 और 3 13 बटे में 12। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमसे अगले प्रश्न में ये पूछा है कि 11/15 माइनस 7/15। तो सिंपली यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन पूछा गया है दोस्तों। तो हमें पता है कि हमारा छेद अगर समान हो तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों 11 में से 7 गए तो हमारे रहते हैं दोस्तों 4, और 4 बटे नीचे के 15, 4 बटे में 15। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमसे अगले प्रश्न में पूछा है कि 24/44 के अनुपात को सरल कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बस इसे कट करना है। अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 24 बटे में 44। तो इसे हम 2 से कट करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 12, और यहाँ भी 2 से कट किए तो हमारा आएगा 22, और इसे 2 से भाग देने पर हमारा आएगा 6, और इसे भी 2 से भाग दिया तो 11। तो 6/11 यानी हम इसे बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। तो 6:11। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। तो यदि कोच की आयु निकाल दी जाए तो औसत 1 वर्ष से कम हो जाता है। तो कोच की आयु ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों 11 खिलाड़ी और एक कोच यानी हो गए पूरे 12 सदस्य। तो 12 गुना
या कीजिए 18, तो इनकी कुल आयु निकल कर आ जाएगी। तो 12 गुना 18 करने पर हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों 18 दूना होता है 36, हाथ से लिए 3 और 18 एक 18, 18 और 3 216 हमारा निकल गया है। और देखिए दोस्तों हमसे बोला गया है कि यदि कोच की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो कोच को निकाल दिया तो यहाँ पर 11 ही सदस्य बचे दोस्तों, और वो 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी औसत हमारी 17 बच जाएगी। तो 11 सत्ते 77, हाथ से ली 7, 11 सत्ते 100, तो इनका आ जाएगा दोस्तों हमारा 187। तो 216 में से 7 गए तो हमारा 9 बचेंगे दोस्तों, और 20 में से 18 गए तो हमारे 2 बचेंगे, तो 29 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हमें ये ऑप्शन सी में बिल्कुल सही दिया है, तो 29 हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 5:7। तो देखिए दोस्तों हम इन्हें बटे में लिख सकते हैं, 2:3, इनमें हमें दिया है कि 5 जोड़ देने पर, तो इनमें 2x + 3x इस तरह लिख सकते हैं। तो इनमें हम 5 जोड़ दिया तो हमारा अनुपात हो जाता है 5/7। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 7 दूनी 14x प्लस 7 बच्चे 35 इक्वल टू 5 3 15x प्लस यहाँ पर हमारा 5 5 बच्चे 25। तो देखिए दोस्तों ये 14x इधर जाने पर हमारा इधर से यह माइनस हो जाएगा, तो हमारा रहेगा सिर्फ x, और ये 25 इधर आने पर यह भी माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों x का मान हमारा 10 आ गया, तो हमारा बड़ा अनुपात दिया है दोस्तों 3 का, तो हम इसे 3 से गुना करेंगे, 10 गुना 3, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 30। तो 30 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमें दिया है ऑप्शन डी में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह है कि एक आयत का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बिल्कुल यह आसान सा सवाल है दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों ऊंचाई गुना आधार। तो देखिए दोस्तों हमारी ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर और आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका हम गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60 होते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी में हमें 60 दिया है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों घन का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए का, यानी भुजा का क्यूब। तो हम इसे A1 मान लेते हैं दोस्तों भुजा का क्यूब, और A2 मान लेते हैं दोस्तों इसे दूसरे घन का आयतन। तो हमारा पहला घन का आयतन है ये दोस्तों 1 का क्यूब, और दूसरे घन का दिया है दोस्तों हमें 27। तो हम इसका जब रूट निकाल लेंगे दोस्तों तो हमसे यहाँ पर भुजा आ जाएगी, तो A1 आ जाएगा दोस्तों हमारा 1, और A2 आ जाएगा दोस्तों 3 निकल के, क्योंकि 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। तो हमसे पूछा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6A1 स्क्वायर अनुपात 6A2 स्क्वायर। तो हमारा A1 की वैल्यू आई थी दोस्तों 6 गुना 1, और A2 की वैल्यू आई थी दोस्तों हमारी 3। तो इसे 3 को यहाँ पर पुट करने पर हो जाएगा दोस्तों 6 अनुपात इसका स्क्वायर होता है दोस्तों 9, तो 6 9 54। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों 6 1 6 और 6 9 54, तो 1:9 हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमें दिया है ऑप्शन ए में। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि एक क्रिकेटर ने अपनी 8 पारियों में निम्न रन बनाते हैं, तो उसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, इन्हें ऐड कर देना है। तो देखिए हम इसे ये जितनी पारियाँ हैं, ये इनका इसके रन ऐड करके जितनी पारियाँ हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो देखिए 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। तो दोस्तों आप इसे ऐड कर दीजिए, इससे एडिशन होती है दोस्तों 400। तो 400 के बटे में जितनी पारियाँ दी है दोस्तों, हमें 8 पारियाँ बताई गई, तो इसे 8 से डिवाइड करना है। तो 8 पंचो 40, तो हमारा सही आ जाएगा दोस्तों 50 आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 दिया है और लघुत्तम समापवर्तक दिया है दोस्तों 7700। तो उनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए दोस्तों यह भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। यह इस तरह है कि दोस्तों, तो हमें पता है दोस्तों LCM गुना HCF कर देने। तो देखिए दोस्तों हम करते हैं आप 11 गुना 7700 बटे में 275। तो हमें पता है यह डिवाइड, तो हम यह 11 का 11 दूनी 22 और बचे यहाँ पर 5, 11 5 55 25। तो हमारे यहाँ पर आ गया 25। तो 25 से हम 77 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यह आएगा 3 और 200 308। तो हमारा 308 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न इस तरह है कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों। हमें अगले प्रश्न में पूछा है कि
15 15 का 15%, तो देखिए दोस्तों 15 का 15%, तो हमें इससे डिवाइड करना है दोस्तों। तो 15 गुना 15 करने पर हमारा आ जाएगा दोस्तों 225 बटे में 100। तो यह 2 जीरो है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा 2.25। तो ऑप्शन ए में दिया है 2.25, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 45 आदमी एक तालाब को 25 दिनों में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिनों में खोदना हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, M1 इंटू D2 इक्वल टू M2 गुना D2। तो हमें यहाँ पर M1 की वैल्यू दी है दोस्तों, तो 45 गुना हमारा 25 और बटे में हमसे 15, तो 15 एक 15 और 15 3 को 45, तो 25 3 हमारा 75 हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि एक घन में कितने सतह होते हैं। तो दोस्तों एक घन में कुल 6 सतह होती है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अपना अगला सेक्शन डी देखते हैं दोस्तों। सेक्शन डी में हमसे 5 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न इस तरह है कि दिए गए विकल्पों में दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमें 1 4 9। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें 1 का स्क्वायर दिया है जो कि होता है 1, यहाँ पर आगे हमें दिया है 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, 3 का स्क्वायर इसी तरह से 36, और यहाँ हमें 7 का स्क्वायर यानी 49 हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी में दिया है कि 49। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे अगले प्रश्न में पूछा है कि हाँ, तो दिए गए विकल्पों में से अगला क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है हमें ABC और यहाँ पर डी, एक अंक छोड़ दिया यानी डी को छोड़ दिया, और आगे EFG और यहाँ पर एच को छोड़ दिया, IJ के लिया, यहाँ पर जे के यल को छोड़ दिया, MNO लिया, तो यहाँ पर P को छोड़कर QRS, तो QRS हमें दिया है दोस्तों, QRS हमें यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि किसी सांकेतिक भाषा में AYS को BAT लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों यह भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों। AYS, तो ए का मान आता है दोस्तों 1 और वाई 25वें नंबर पर आता है दोस्तों, और यस आता है दोस्तों हमारा 19 नंबर पर। इसको क्या लिखा है दोस्तों, इसको लिखा है BAT। तो बी का मान दोस्तों 2 होता है, ए का होता है दोस्तों 1 और टी का होता है हमारा 20। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ एक अंक ऐड हो रहा है दोस्तों, यानी ए से बी हुआ, और यहाँ दिया है कि वाई के बाद ए, यानी कि 25 से हमारा 1 आया, तो यहाँ पर इसने जेड को छोड़ दिया, तो यहाँ पर +2 हो रहा है दोस्तों, और अगले में 19 से 20, तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। इसी तरह से हमारा BYS पूछा है दोस्तों। तो BYS में देखिए दोस्तों यहाँ पर +1 करने पर हमारा आएगा दोस्तों C, और Y में 2 जोड़ने पर हमारा A आएगा, और यस में 1 जोड़ने पर T, तो CAT हमारा बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया है दोस्तों। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा दिशा होती है दोस्तों, ऊपर होती है उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो हमें यहाँ पर दिया है दोस्तों कि विजय 5 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो विजय ने यहाँ से स्टार्ट किया दोस्तों, समझो, तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, और अगला पूछा है कि इसके बाद वह अपनी दाई ओर मुड़ता है। तो विजय की दाई ओर इधर होगी दोस्तों, तो वह दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो वह पुनः अपने दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ऊपर की ओर यह 5 किलोमीटर चलेगा। तो हमसे पूछा है कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने 3 किलोमीटर का अंतर तय किया था, तो यहाँ पर भी हमारा 3 ही होगा, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि यदि कि एक सांकेतिक भाषा में 1 5 7 8 9 को XTZAL लिखा जाता है, और 2 4 4 6 को NPSU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमसे यहाँ पर दिया है कि, तो यहाँ पर हमें यह लिख लेना होगा XTZAL को हमें दिया है 1 5 7 और 8 9, और इसी तरह हमें दिया है कि NPSU में हमें दिया है 2 3 4 और 6। तो हमें पूछा है कि 2 3 5 4 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 2 का मान होता है, 2 का हमें दिया है यन, तो 2 का हमें पहले यन आएगा दोस्तों, और फिर बाद में आएगा 3 का हमें दिया है पी, यन पी, और 5 में हमें टी, NPT। तो देखिए दोस्तों NPT हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, NPT, तो ऑप्शन ए NPT, और अगला है 4 का हमें यहाँ पर दिया है यस, NPTSL। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आपको इसी तरह की वीडियो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू।